इस झील को देखिए, यह सांभर झील है और राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय शब्द का मतलब है कि ऐसी झील जो समुद्र से दूर हो और पहाड़ों से घिरी हो, इसको अंतःस्थलीय कहते हैं। यह झील भारत में नमक उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और देश में लगभग 8.60% से लेकर के 9% तक के नमक का उत्पादन इसी झील से होता है। सांभर झील जयपुर और नागौर जिलों की सीमा पर स्थित है और 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में 5 नदियों का पानी आता है: सामोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। सांभर झील का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह चौहान वंश से जुड़ा हुआ है। इसकी कुलदेवी शाकंभरी देवी थी और इन्हीं के नाम पर ही इस झील का नामकरण हुआ, सांभर झील। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुखम चेट्टी जी थे। ये 15 अगस्त 1947 से 1949 तक वित्त मंत्री के पद पर रहे और यही नहीं, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भी इन्होंने ही संसद में पेश किया था। इन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। हमारे देश में एक ऐसा संस्थान है जो दालों पर रिसर्च करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित है। यह संस्थान ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह वह जगह है जहां भारत के वैज्ञानिक दालों की नई नई किस्में बनाते हैं और खेती को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की मुद्रा को स्थिर करना और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। RBI शुरुआत में एक निजी बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अब यह पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में है। RBI का शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता में था और फिर 1937 को इसका स्थायी मुख्यालय यानी परमानेंट मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफर कर। हमारे देश में शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। अब बात यह है कि आखिर ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जब खेत में पेड़ों और फसलों की खेती साथ साथ होती है, इसी को शस्य वानिकी कहते हैं। मतलब एक खेत है और उसके आधे हिस्से में पेड़ लगाए गए हैं और आधे हिस्से में फसल उगाई गई है और यह काम दोनों एक साथ किए गए हैं, इसी को शस्य वानिकी कहते हैं। और इससे संबंधित शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान भी स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में स्थित है। एक समय ऐसा था जब भारत के ज्यादातर सरकारी बैंकों की हालत बहुत खराब थी। बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए, लेकिन वो लोन वापस नहीं आए। इससे बैंकों को घाटा होने लगा और लोगों का भरोसा इन बैंकों से उठने लगा। इस समस्या को देखते हुए अगस्त 2015 में भारत सरकार ने इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सरकारी बैंकों को मजबूत बनाना और उन्हें घाटे से बाहर निकालना। इंद्रधनुष योजना के जरिए सरकारी बैंकों में नई जान आई। बैंक ने फिर से लोन देना शुरू किया, बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ और जनता का भरोसा धीरे धीरे वापस आया। इंद्रधनुष योजना सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि सरकारी बैंकों को बचाने का एक बड़ा कदम थी। 1979 में एक गजब घटना घटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, यह हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से राष्ट्रपति के पद पर इनकी मृत्यु हो गई। अब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और इतनी जल्दी राष्ट्रपति का चुनाव तो हो नहीं सकता है। तब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे और इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए वीवी गिरी जी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और अब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। अब ना राष्ट्रपति है और ना उपराष्ट्रपति है, तो भारत कैसे चलेगा। तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मेन जज M हिदायतुल्लाह जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। यानी M हिदायतुल्लाह जी
कुल 36 दिनों तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और भारत के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के तटीय शहर डरबन से 4 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया, क्योंकि वहां के भारतीय लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। उन भारतीय लोगों को एक साथ लाने और उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका के पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह एक प्रकार का समाचार पत्र था। इस पत्रिका के जरिए ही गांधी जी ने सरकार के गलत कानूनों का विरोध किया और वहां के भारतीय लोगों को अधिकार और उनके वह अपने हक के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं यह बताया। यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल 4 भाषाओं में छपती थी, ताकि हर कोई आसानी से पढ़ सके और समझ सके। और इसी को ही उन्होंने सत्याग्रह कहा, क्योंकि इंडियन ओपिनियन के जरिए ही उन्होंने सत्याग्रह का विचार फैलाया था। गांधी जी कहते थे कि इंडियन ओपिनियन के बिना सत्याग्रह संभव नहीं होता। आपको पता है, मध्य प्रदेश का एक जिला सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। यह सफेद सोना कोई धातु नहीं बल्कि कपास है। मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खरगोन निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की काली कपास की मिट्टी और नर्मदा नदी की सिंचाई कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ हर साल लाखों टन के आसपास कपास का उत्पादन होता है। इस कारण से इस खरगोन जिले को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक है राजघाट नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनी है, जो यमुना नदी की एक सहायक नदी है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, इन दोनों के बीच में बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र सूखे की मार बार बार झेलता है इस वजह से, और बारिश के मौसम में बेतवा नदी की बाढ़ को कंट्रोल करना। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, मतलब मिलीजुली परियोजना, क्योंकि बुंदेलखंड का आधा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और आधा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इस वजह से भारत में यह जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो 3 द्वीप थे यानी आइलैंड, जिनका नाम था राजद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप, तो 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों द्वीपों के नाम बदल दिए। राजद्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम हो गया शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप, क्योंकि यह तीनों नाम ब्रिटिश थे और आजाद भारत में ब्रिटिश नाम भला अच्छे लगते हैं नहीं ना, इस वजह से। राजद्वीप का नाम ब्रिटिश समुद्री सर्वेक्षक कैप्टन डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। नील द्वीप का नाम क्रू ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील के नाम पर रखा गया था, और हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।